दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी दोनों किडनैप कर लिया और वर्ल्ड में इस टाइम पे बड़ा शोर मचा हुआ कि कल किसको किडनैप करेंगे। और एक बात पक्की इस टाइम हो गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि सबसे बड़ा टेररिस्ट जो वर्ल्ड के अंदर है वो अमेरिका, और आज जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है वर्ल्ड के अंदर वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कुछ भी कर सकता है, किसी कंट्री को भी बर्बाद कर सकता है। और ये कोई डेमोक्रेसी के लिए नहीं आ रहे, कोई डेमोक्रेसी सस्टेन करने के लिए काम नहीं कर रहे। अगर डेमोक्रेसी की चिंता होती तो ये पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटाते, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हटाते, बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस को ना बिठाते, सद्दाम हुसैन को ना मारते, लीबिया के गद्दाफी को ना मारते, और सऊदी अरेबिया जो गल्फ के अंदर जितने भी जो कंट्रीज है कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे कुछ करते। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि इनको किसी की चिंता नहीं है, इनको चिंता है अपनी। और आज अमेरिका जो इतना पावरफुल बना है वो सिर्फ चोरी से चकारी से बना। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर खतरा मंडरा रहा है, कल किसको किडनैप कर लेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी को तो किडनैप नहीं कर लेंगे। यूएस कुछ भी कर सकता है लेकिन डर के तो काम नहीं चलेगा। आपने जो व्लादिमीर पुतिन है उस पर आपने सैंक्शन लगा दी, उसके ऊपर आपने इश्यू कर दिए, नोटिस इश्यू कर दिए, उसको भी अरेस्ट करने की बात करते हैं। लेकिन अगर मौका मिले वर्ल्ड को तो सबसे पहले जिसको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, वो होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका जो कंट्री को बर्बाद कर रहा है वो उसको पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर केस चलना चाहिए। आज यूएन की कोई वैल्यू नहीं है, यूएन में कुछ भी होता रहे, किसी को चिंता नहीं है, यूएन किसी की नहीं सुनता, यानी कि यूएन की कोई नहीं सुनता। और ट्रंप अपनी मर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ कर देंगे, कुछ भी चला देंगे, किसी को मार देंगे। मोदी को मारने की कोशिश की गई थी लेकिन मोहम्मद यूनुस को नहीं मारेंगे। इमरान खान जेल में बैठा है, जिसको गलती से जेल में डाला हो उनकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ट्रंप को ये पसंद नहीं है। ट्रंप को जिसको पसंद है उसको कहेगा कि ये मेरा लीडर है, ये इस कंट्री को चलाएगा। अब कहते हैं वेनेजुएला को हम चलाएंगे। और वेनेजुएला पे क्यों अटैक किया गया? क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा ऑयल है वर्ल्ड के अंदर, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उनकी वैल्यू है डॉलर्स 1.4 बिलियन की, ट्रिलियन की सॉरी। और यही इस टाइम पे कोशिश कर रहा है यूएस कब्जा करने की। जो यूएस पिछले 50 साल के अंदर अमीर बना इसी वजह से बना है क्योंकि उसने जगह जगह में ऑयल वेल्थ को अपने कब्जे में किया। लेकिन ईरान में नहीं चाहेंगे, ईरान के अंदर कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान पे अगर गवर्नमेंट बन गई तो दूसरे इश्यूज हो जाएंगे। लेकिन यहां पे आएंगे जहां पे इनका इंटरेस्ट है। ईरान पे आते तो गल्फ कंट्री नाराज हो जाती, कुछ खुश भी हो जाती, लेकिन वहां पे इसको रिस्क है, यहाँ पे रिस्क कोई नहीं है। वेनेजुएला इसके को क्लोज है, किसी कंट्री ने कुछ नहीं बोला, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बोल दिया, रशिया ने बोल दिया, चाइना ने बोल दिया, ज्यादातर कंट्री चुप है क्योंकि कोई भी टारगेट पे नहीं आना चाहता। इंडिया भी नहीं चाहता कि वो टारगेट पे आए। और इसी पे चर्चा करने के लिए क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने चुना वेनेजुएला को और क्यों उसने इस पे अटैक किया, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पाली जी। उदय शंकर पाली जी, आप बताइए कि ट्रंप का क्या रीजन है अटैक करने का और किस तरीके से उन्होंने अटैक किया? सर वो भूखा था, ट्रंप भूखा है अभी भी। मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ इस दुनिया का। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर लूँ। तो वो जब से वो प्रेसिडेंट बना कुछ भी नहीं कर पाया बेचारा। वो हर जगह उसने कोशिश की और ना तो कोई जंग रोक पाया, ना किसी को कुछ कर पाया। तो वो बड़ा भूखा था कि भाई मैं अपना अस्तित्व, अपना जोर कैसे दिखाऊं। उसने जोर दिखा दिया वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके। और लेकिन क्या है, एकदम नंगा खड़ा है ये दुनिया के आगे। इसकी नीयत क्या है, अमेरिका ने क्यों हमला किया है, इट्स सो ऑब्वियस। वो झूठ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको कि भैया वो उनका ड्रग है। अरे उससे ज्यादा ड्रग तो मैक्सिको करता है, उससे ज्यादा ड्रग तो कोलंबिया करता है। लेकिन वो वेनेजुएला से ज्यादा तेल नहीं है किसी के पास। अब ये गए हैं लूटने के लिए वेनेजुएला को चलाना नहीं है इनको, इनकी गवर्नमेंट नहीं चलानी, उनका तेल इनको लूटना है। अभी धनाधन इनके टैंकर जाएंगे, शिप्स जाएंगे और वहां से तेल वो लोग चोरी करके लाएंगे। यही उनकी प्लेन गेम है, पूरी वर्ल्ड समझती है। आई थिंक ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा है और अमेरिका का अस्तित्व, अमेरिका की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में बहुत गिर गई है विद दिस अटैक। कि जिस तरह से आपने किया, एक सॉवरेन कंट्री है जिसके पास प्रेसिडेंट है, जिन्होंने इलेक्शन करते हैं वो लोग, और वहां जाके आपने ऐसी दादागिरी, गुंडागर्दी, दादागिरी भी नहीं लग रही, गुंडागर्दी लग रही है एकदम।
कि आप एक कंट्री के अंदर गए, वहां बम्बार्डमेंट कर दी और झटके से उनके जितने सिक्योरिटी वाले हैं उनको खरीद के रख लिया और उनको तोड़ ताड़ के, और दिस इज हाउ दे अटैक्ड एंड दिस इज हाउ दे कुड ट्रेस the president who was living under in very fortified circumstances, and उसके पास बहुत ही वो सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी पे हमला किया और साल भर से ये मुझे लगता है कि मेहनत कर रहे थे कि किस तरह से तोड़ा जाए उनके सिक्योरिटी लोगों को। वो तोड़ा गया और उसके पता लगाया कि कहाँ है और धोखे से इसको पकड़ के ले गए। मेरे ख्याल से इसका इल्जाम बहुत ही बुरा होने वाला है अमेरिका के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है आप पैसे कमा लोगे, ठीक है आप ऑयल लूट लोगे उनको, बट आज दुनिया की नजर में आप एकदम गिर गए हैं, नंगे हो गए हैं। अब मैं लोगों को ये बता दूं कि ऑपरेशन कैसे हुआ। सितंबर जनवरी 3 को, सैटरडे को रात को 1:45 बजे अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स और उनके कुछ प्लेन एंटर के वेनेजुएला के अंदर, उनके जो सिस्टम थे उसको जैम कर दिया। और उससे पहले 1 साल से काम कर रहे थे। कई बार यहाँ पे को अटेम्प्ट की गई, सारी फेल हो गई, क्योंकि इनके पास जो आर्मी थी वो काफी कैपेबल थी डील करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिक्योरिटी के लोग थे, जो उनके प्रेसिडेंट के, उनको निशाना बनाया, देखा कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि वहां पे हालत बड़ी खराब है, वहां पे सैंक्शन लगी हुई है। और जब 2019 से जब से तेल के दाम गिरे हैं, वहां पे इन्होंने सैंक्शन लगा दी और उसके बाद वहां पे हालत खराब है वेनेजुएला की। उनके सिक्योरिटी के लोग की इनकम भी कम थी। उन्होंने स्पेशली ये चुना कौन से लोग परेशान हैं। जो सिक्योरिटी में, जो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी करते थे, वहां पे एक आदमी को चुना जिसका बच्चा बीमार है, उसको इलाज करवाना था, लेकिन वेनेजुएला में तो इलाज नहीं है और उसको बाहर इलाज कराना था, तो इन्होंने उसके बच्चे का इलाज का अरेंजमेंट कराया। साथ में फिर और कुछ लोग चुने जो फाइनेंशियली कुछ अच्छा चाहते थे, और ये लोग काफी सालों से इनके प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कर रहे थे। उनको चुन के इन्होंने 8 से 9 लोग चुने। उनका जी हमारी, अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे, पैसा, हर एक को कहा हम तुम्हें $10-10 मिलियन देंगे। उनका जी आप पैसा तो दोगे, हमारी फैमिली का क्या होगा? उनका जी फैमिली का ख्याल भी हम रखेंगे। और उनकी फैमिलियों को इन्होंने पहले वहां से वेनेजुएला से बाहर निकाल दिया किसी न किसी बहाने से, और उसके बाद यहाँ पे मौका ढूंढ रहे थे कब वो देखा जाए। जब इनको पता चला कि बुद्रो एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां, क्योंकि वो अपने जो प्रेसिडेंट थे वो अपनी जगह चेंज करते रहते थे और हिडन रहते थे, लेकिन जब इनको पता चला कि यहाँ पे तो प्लान कर दिया अटैक करने का। इससे पहले भी 2 बार कोशिश की थी इन्होंने अटैक करने की, लेकिन बीच में क्रिसमस आ गया, फिर उससे पहले नाइजीरिया पे अटैक हो गया। तो इनके जो कमांडो थे स्पेशल फोर्सेस के, वो गए वहां पे, और पहले जिनके प्लेन थे वो गए, उन्होंने बम्बार्डमेंट कर दी कुछ एयरपोर्ट से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन जो इनकी सिक्योरिटी थी प्रेसिडेंट की वहां पे गए, और क्योंकि वहां पे लोग पहले खरीदे हुए थे, तो किसी ने इनको रिवोल्ट नहीं किया, किसी ने खिलाड़ी नहीं की इनके साथ। जब फाइनली उनके कमरे के पास पहुंचे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी यूएस की जो स्पेशल फोर्सेज उनको देख करके चुप हो गए, कोई एक्शन नहीं लिया। और इन्होंने उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उठाया और डाला हेलीकॉप्टर के अंदर, और ये ऑपरेशन चला 12 मिनट तक। और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ गया, और जब तक उनके डिफेंस मिनिस्टर को पता चला तो हेलीकॉप्टर वहां से बाहर था। उसके बाद एक जो इनका शिप था उसमें लोड किया और ले गए न्यूयॉर्क के अंदर। इनके ऊपर 4 चार्जेस लगे हुए, और जो साथ में चार्जेस है इनके वाइफ के साथ, इनके बेटे के ऊपर भी चार्ज लगा रखा है। 3 और दूसरे लोग हैं जिन पे इन्होंने इस टाइप के चार्जेस लगाए हैं, और चार्जेस लगाए हैं वो हैं इनको 4 काउंट पे, यानी कि नार्को टेररिज्म वो कॉन्स्पिरेसी है, साथ में कोकेन इंपोर्टेशन कॉन्स्पिरेसी, साथ में पोजेशन ऑफ मशीन गन और डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस, और कॉन्स्पिरेसी पोजेस करने के लिए मशीन गन्स और डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस वगैरह। और हर एक जो चार्ज है उस पर इनको 20 साल की कैद होगी। इससे पहले इन्होंने कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी उठाया था 1988 के अंदर, उनको 20 साल की कैद करी थी, लेकिन बाद में उनकी कैद को रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि 10 साल कर दी गई। फिर उनको फ्रांस भेज दिया गया। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं जो इनके ऊपर लगाए गए, सारे चार्जेस को यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, और ये जो ड्रामा किया जाएगा कोर्ट के अंदर, वो तो एक ड्रामा है जो कोर्ट में हो काम होगा। और उसके बाद इनको हर एक चार्ज के अंदर 20 साल की कैद होगी, लेकिन सारे के सारे चार्जेस साथ साथ ही चलेंगे। जब एक खत्म होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा होगा, यानी कि 80 साल तक इनको जेल में रखा जाएगा, इनको, इनकी वाइफ को और इनके बेटे को, साथ में 3 और लोग, उन पे भी चार्ज लगा दिया गया। लेकिन मेन बात है कि जो उनके प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला के, उनकी इकोनॉमी खराब थी, लेकिन वहां के लोग इसलिए परेशान थे उनसे कि वो अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते थे। आप तो जाते थे आलीशान होटलों के अंदर ऐश करते थे, लेकिन लोग वहां पे गरीबी के हालात से, जिसको इन्होंने बनाया, यानी कि जो यूएस की सीआईए उन्होंने इसको बनाया, उसको इन्होंने कैश करा के इनको अरेस्ट कर दिया। लेकिन जो पहली बार, लेकिन यूएस ने ऐसा नहीं किया। यूएस ने बहुत सी कंट्रीज को बर्बाद किया। 2024 में इन्होंने 2004 में शायद नहीं,
बहुत साल पहले 2004 में कोई एग्रीमेंट साइन किया था किसी सऊदी के साथ भी कि हमारे पेट्रोल डॉलर चलने चाहिए। तब से सऊदी इनके पेट्रोल डॉलर पे चल रहा था। इनकी जो इनकम है वही है कि जो पेट्रोल डॉलर, और वेनेजुएला ने अपने पेट्रोल डॉलर से तेल बेचना बंद कर दिया था। वो चाइना को तेल देता था युआन के अंदर, कुछ और कंट्रीज को जैसे ईरान को भी कुछ सप्लाई करता था चीजें, और डॉलर यूज नहीं करता था। यूएस को चिंता यही थी कि उनके डॉलर कम हो रहे हैं और इसीलिए उस पर अटैक किया। इससे पहले इन्होंने ईरान को इस तरीके से बर्बाद किया। जब ईरान के अंदर शाह रूल कर रहे थे तो वो इनके चंगुल से निकलना चाहते थे क्योंकि अमेरिका उनको लूट रहा था, और चंगुल से निकलने के टाइम पे उन्होंने जब इनसे रिश्ता बिगाड़ा यूएस के साथ, तो यूएस ने खमैनी को भेज दिया जो फ्रांस के अंदर बैठे थे, भेज दिया ईरान के अंदर, और वहां पे दंगे करवा दिए। और वहां पे इस्लामिक कंट्री, तो वहां पे जो दंगे थे आम फैल गए और इस तरीके से शाह को भागना पड़ा वहां से। लेकिन इन्होंने खूबसूरत कंट्री ईरान उसको बर्बाद कर दिया, जहां पे हिजाब चलता ही नहीं था। वहां पे लोग यूरोप की तरह रहते थे, स्कर्ट पहन के रहते हैं वहां की लड़कियां। इसी तरीके से इन्होंने बांग्लादेश को आप देखिए बर्बाद किया, किस तरीके से इन्होंने सद्दाम हुसैन के इराक को बर्बाद किया। इराक के अंदर में अपनी फोर्सेस भेज दी थी, और उसका पैसा किससे लिया? उसका पैसा लिया सऊदी से, कि तुम्हें बचाने के लिए अपनी फोर्सेस को भेजा है। इसी तरीके से लीबिया के प्रेसिडेंट को भी उन्होंने मार दिया, और उसका पैसा भी उन्होंने लिया सऊदी से कि तुम्हारे को खतरा था इसलिए हमने इसको मारा है। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सी कंट्री को नुकसान पहुंचाया। बांग्लादेश जो एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर रही थी, यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ रही थी, उसको बर्बाद कर दिया क्योंकि वहां से वो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इस्लामिस्ट को वहां खड़ा कर दिया। सीरिया के अंदर इन्होंने असद को निकाल दिया और वहां पे आईएसआई के लोग बिठा दिए, और अमेरिका अपने आप को कहता है कि हम खिलाफ हैं आईएसआई के, लेकिन एक आईएसआई यानी कि इस्लामिस्ट को बिठा दिया सीरिया के अंदर, और उसके साथ जाके ट्रंप ने हाथ मिलाया। लेकिन इनका जो एजेंडा है वो है देशों को बर्बाद करना। और आज ये पूरे वर्ल्ड में खतरा बना हुआ है ट्रंप का कि अगला नंबर किसका होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगले नंबर मोदी का हो सकता है, क्योंकि मोदी से इनको प्रॉब्लम है। जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा इनके एडवाइजर से, तो उन्होंने कहा जी हम इंडिया पे और टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि मोदी इनकी बात नहीं मान रहे। मोदी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, इसलिए हम इंडिया पे और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, और ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे। तो ये किसी डेमोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन ये लोग भी सोच रहे हैं क्या मोदी पे अटेम्प्ट होगी ऐसी। देखिए एक्चुअली क्या था कि जो वेनेजुएला है इसकी आबादी कम है, इसकी साथ में इसके पास आर्मी भी कम है, और साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है। लेकिन इंडिया के अंदर वो सिचुएशन नहीं है। इंडिया की आर्मी 13.75 लाख की है, और हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, और मोदी मोस्ट पॉपुलर लीडर है इंडिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर। देखिए दूसरी बात है कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने एक इनका जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको वहां पे बना दिया प्रेसिडेंट, लेकिन वहां के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हमसे लड़ेंगे। लेकिन क्या लड़ोगे आप? अमेरिका से आप लड़ नहीं सकते, और वहां पे ना तो चाइना आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे रशिया जो जब तक यूएसए साथ था तब तो वर्ल्ड के अंदर बैलेंस था। आज वर्ल्ड में बैलेंस नहीं है। बैलेंस इसलिए नहीं कि सिर्फ एक सुपर पावर है, और रशिया को भी इन्होंने एंगेज करके रखा है वॉर के अंदर यूक्रेन के साथ। देखिए जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप हर एक फील्ड पे फेल हो गए थे। आने के बाद इन्होंने पहला कहा मैं कनाडा को 52nd स्टेट बना दूंगा, वहां पे रेजिस्टेंस हो गया। फिर कहा मैं पनामा कनाल पे कंट्रोल कर लूंगा बिकॉज पनामा कनाल बिलोंग्स टू अस, वहां पे भी इनको अपोजिशन हुआ। फिर कहा मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, वहां भी कुछ नहीं कर पाए। फिर इन्होंने रशिया यूक्रेन वार रुकवाने की बात की, वहां पे फेल हो गए। फिर इन्होंने हमास और इजराइल का वार रुकवाने की कोशिश की, वहां भी फेल हो गए। फिर इन्होंने इंडिया और चाइना का वार के ऊपर अपना क्लेम किया कि मैंने वार रुकवा दिया। पीएम मोदी ने कह दिया आपने तो वार रुकवाया नहीं, क्योंकि हम किसी की मेडिएशन चाहते थे। तो ट्रंप हर एक टाइम पे फेल हो रहे थे, इसीलिए इन्होंने सोचा कि अब यहाँ पे एक अच्छा मौका है छोटी कंट्री पे कंट्रोल करने का, उसको बीट करने का या उस पर कब्जा करने का, तो कर लिया। लेकिन मेन बात है कि अब इन्होंने कहा कि दिस ऑयल बिलोंग्स टू अस, क्योंकि जो आपके वेनेजुएला के ऑयल से ये ऑयल फील्ड इनिशियली ऑपरेट करता था यूएस की कंपनी। जब इनके प्रेसिडेंट आए, इससे पहले जो प्रेसिडेंट आए उन्होंने उस कंपनी को हटा दिया, तब से दोनों की दुश्मनी हो गई। और जब ये प्रेसिडेंट वहां पे आए वेनेजुएला के अंदर, तो उन्होंने इसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन तब भी इनकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 2014 में एक डिक्रीज हो गया, यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत नीचे आ गए। उसकी वजह से जितने भी पेट्रोलियम रनिंग कंट्री थी उनको नुकसान हुआ, और वेनेजुएला छोटी कंट्री होने की वजह से, क्योंकि इनके पास कोई और इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, सारा का सारा था इनका तेल का सिर्फ बिजनेस था, इसीलिए हार गए। और आज अगर यही सिचुएशन बनती है सऊदी पे, तो सऊदी भी डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ तेल की इकोनॉमी है, बाकी इकोनॉमी नहीं है। जिन कंट्री ने अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई की है, देखिए आज जैसे सऊदी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, वो दूसरे फील्ड में एंटर करना चाहता है, टेलीकॉम में घुसना चाहता है।
उसको पता है कि अगर ये करूंगा तभी मैं सर्वाइव करूंगा, अगर मैं ऑयल पे बैठा रहूंगा तो कभी देखो तो कभी मैं डिस्ट्रॉय हो सकता। और दूसरी बात है कि कभी इन कंट्री का अगर किसी से वार होता है, अगर आज सऊदी का वार होता है किसी के साथ, तो इनके जो ऑयल बेल्ट हैं उनको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए तो सऊदी ने यूएस की मदद दी है। 2004 में जब इन्होंने पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट साइन किया था सऊदी ने यूएस के साथ, तो इन्होंने कहा था, यूएस ने कहा था कि आप जो अपना ऑयल बेचेंगे डॉलर में बेचेंगे, लेकिन उसके बदले में यूएस ने सऊदी को सिक्योरिटी दी। इसी तरीके से उसी पैसे से आज यूएस की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, जो पेट्रो डॉलर है। उसी के चक्कर में इनका झगड़ा हुआ था ईरान के साथ, उसी के चक्कर में इन्होंने इराक को हराया था, सद्दाम को मारा वहां पे, इसी चक्कर में लीबिया के गद्दाफी को मारा, क्योंकि वो भी अपने बिजनेस अलग करना चाहते थे, वो गोल्ड में बिजनेस करना चाहते थे। और आज इन्होंने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मारा, इसी पर्पज से मारा है, या अपने कब्जे में किया है कि वो युआन में बिजनेस कर रहे थे। तो यूएस आज अपनी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डॉलर्स को बूस्ट करने के लिए कब्जा किया है उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला का जो ऑयल है वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑयल है इनके पास, सऊदी से भी ज्यादा ऑयल है इनके पास। और इनके जो मिनरल्स हैं, या जो मिनरल्स हैं इनके पास, वो है 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के। यूएस उस पर भी कब्जा करेगा, क्योंकि ट्रंप इसे अपनी इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हैं, ट्रंप अपनी कंट्री को चलाना चाहते हैं। यूएस अपने आप कुछ बनाता नहीं है, लूटता है। यूएस अपना ऑयल भी नहीं बेचता था, जबकि यूएस के बहुत ऑयल है, वो दूसरा ऑयल कंट्री से ऑयल लेता था कि आप भी दो, सऊदी भी, वो चीप ऑयल लेता था उनसे। और आज उनके पास जो वेनेजुएला का ऑयल मिला है, उससे यूएस अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया इंडिया के लिए और दूसरी कंट्रीज के लिए ट्रंप, जो बहुत बड़ा टेररिस्ट आज, और आज किसी पे भी अटैक कर सकता है। ये पावरफुल कंट्री है, क्योंकि अगर हम बात करें इसकी, तो चाइना, देखिए इसकी जो इकोनॉमी है वो है 40 बिलियन डॉलर की, और चाइना की इकोनॉमी है 15 बिलियन डॉलर की। चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन यूएस के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसलिए हर एक कंट्री घबराती है। इवन चाइना वेनेजुएला के सपोर्ट में नहीं आया। और जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को पकड़ा गया, किडनैप किया गया, उससे 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग हुई थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, चाइनीज एम्बेसडर के साथ। शायद उनको पता चल गया होगा, लेकिन उनको लगा मैं सेफ हूं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनके जो अपने सिक्योरिटी के लोग हैं वो बिक जाएंगे। और अमेरिका ने यही किया, आप उनके सिक्योरिटी के लोगों को खरीदा, उसके बाद अपनी स्पेशल फोर्सेस को भेजा और उनको वहां से किडनैप कर लिया। लेकिन वर्ल्ड के अंदर आज बहुत ज्यादा चिंता है इस चीज की कि अगला टारगेट कौन होगा। क्या नाइजीरिया होगा, क्या सऊदी होगा, क्या इंडिया होगा? लेकिन सर, ना तो इंडिया होगा, ना सऊदी होगा, ना इंडोनेशिया होगा। आई थिंक अगला टारगेट है अमेरिका खुद, क्योंकि वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि दे आर अंडर एस्टिमेटिंग देयर एनिमीज। उनको वो लोग वो गलती कर रहे हैं आके। उनको ये नहीं पता है कि वियतनाम कितना महंगा पड़ गया उनके लिए, अफगानिस्तान कितना महंगा पड़ गया उनके लिए। तो उसी तरह से जब देश के अंदर जनता की जागरूकता होती है एंड दे वांट टू फाइट फॉर देयर लिबरेशन, आई एम श्योर अमेरिका इन अ फॉरेन कंट्री विल नॉट बी एबल टू फाइट द नेशनलिस्ट एंड द पेट्रियोटिक पीपल। तो भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले सर। ये दादागिरी तो चलती नहीं है। जैसे मोदी जी ने कहा था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट द एरा ऑफ अटैकिंग अ कंट्री एंड टेकिंग अवे द प्रेसिडेंट, जिसके अंदर आपने ये एस्टैब्लिश किया कि हम सबसे बड़े गुंडे हैं। तो भगवान इनको सद्बुद्धि दे। एंड एक और बात मैं कहूँगा, हाँ बिल्कुल, सद्बुद्धि तो क्या देंगे इनको, इनका एजेंडा ऐसे ही चलेगा। इनका एजेंडा ये है दूसरी कंट्री को बर्बाद करना। चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को लोन देता है, लोन देके उनको फंसा लेता है, लेकिन यूएस तो उनकी कंट्री में अटैक ही कर देता है, मार देता है, किसी को भी प्रेसिडेंट में डाल देगा। इवन आप देखिए पीएम मोदी पे ने कोशिश की थी अटैक करने की, मारने की कोशिश की थी। देखिए इस टाइम पे एक और लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेनेजुएला का अगला लीडर कौन होगा। वैसे तो ट्रंप है इस टाइम पे, लेकिन अगला लीडर होगा उनका मारिया कोरिना मचाडो। ये वो लेडी है जो अपोजिशन लीडर जिसको कहा जाता है, जिसको इन्होंने एक अवार्ड दिया था। आपको याद होगा कि नोबेल प्राइज दिया था इस लेडी को पिछले साल, और उसी टाइम पे काम स्टार्ट हो गया था कि इसको वहां का प्रेसिडेंट बनाएंगे। जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद यूनुस को बैठाया है बांग्लादेश के अंदर, उसी तरीके से जो मचाडो है उसको बनाया जाएगा वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, और वो सिर्फ पेपर साइन करेगी। पेपर में क्या लिखा होगा, दिस बिलोंग्स टू यूएस, यानी कि जितना ऑयल है यूएस ने। तो यूएस यही चाहता था। और इस टाइम पे जो सिचुएशन है यहाँ पे काफी खराब है। तो इस यूएस यूएन के अंदर भी चला गया है। आज मंडे को वहां पे डिस्कशन भी होनी है इस इशू के ऊपर, लेकिन डिस्कशन क्या होगी, फॉर्मेलिटी है, क्योंकि यूएस इस टाइम पे पावरलेस है, उसकी कोई पावर नहीं है।
और कुछ हो। अब हमारे ओवैसी साहब तो ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान के मिलिटेंट है, इंडिया को भी इसी टाइप का ऑपरेशन करना चाहिए। क्या इंडिया इस टाइप का ऑपरेशन करेगा कि वहां से मिलिटेंट को उठा ले? ठीक है, हमारे अननोन गनमैन घूम रहे हैं वहां पे, जो यहाँ के लीडर को मिटा रहे हैं। वो सिंपल तरीका है, क्यों पंगा लें हम? क्योंकि आज हम एक उभरती इकोनॉमी है और हम अपनी बेइज्जती नहीं खराब करना चाहेंगे। हम ये भी नहीं चाहेंगे किसी को मौका मिले हमारे पे अटैक करने का। देखिए, जब से पीएम मोदी आए थे तो यहाँ पे बहुत सी एजिटेशन की गई, लाल किले पे भी अटैक किया करने की कोशिश की गई थी, झंडा गाड़ दिया गया, लेकिन उस टाइम पे किसी पे गोली नहीं चलाई। 2020 में यहाँ पे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी थी सीए के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही थी, किसान एजिटेशन चल रही थी, और उस टाइम पे सारा एजेंडा ये था, ये एजेंडा था डीप स्टेट का, यूएस का कि आप गोली चलाओ, आप गोली चलाओ। एक केस फाइल करते थे पीएम मोदी के खिलाफ यूएस के अंदर कि पीएम मोदी टेररिस्ट हैं, और पीएम मोदी को उठा के ले जाते हैं, और या पीएम मोदी को हरा देना था या मारते थे, जिस तरीके से इन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, जिस तरीके से इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर किया। लेकिन पीएम मोदी सब चालों से बचते रहे हैं, पीसफुली चलते रहे और अपना रास्ता ढूंढते रहे हैं, क्योंकि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही से सर, बिल्कुल। आज बड़ी एक्चुअली जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, इट इज अ वेरी डिप्रेसिंग न्यूज। अब बुरा लगता है देख के कि भैया एक कंट्री के अंदर इलेक्टेड एक प्रेसिडेंट है, और इलेक्टेड तो नहीं था, खैर स्ट्रॉन्ग लीडर था, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसको डिक्टेटर कह देते हैं, मोदी जी को भी डिक्टेटर कह देते हैं। तो लेकिन आज की सर सबसे अच्छी खबर तो यही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल कैंसिल कर दी है। जो दो जिहादी थे, जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े देखने के सपने देख रहे थे, जो अपना या पाकिस्तानी टेररिस्टों को और जो कोशिश कर रहे हैं कि जेन जेड की तरह हमारे यहाँ भी कोई रेवोल्यूशन हो, जो फेल हुआ, और ये दोनों अब जेल में सड़ेंगे सर। वही बाद में फिर वही कहता हूँ, एंड में तो वही है कि भाई सत्यमेव जयते। बिल्कुल ठीक है, फिर आप लोगों से भी कहेंगे, अपने कमेंट्स दीजिएगा, आप क्या लगते हैं आपको, क्या जो ट्रंप ने किया है वो ठीक है? क्या मोदी अपने रास्ते में चल रहे हैं ठीक से? और क्या ये जो अटेम्प्ट की जा रही थी मोदी को किडनैप करने की या मोदी के खिलाफ केस फाइल करने की, जब यहाँ पे दंगे चल रहे थे देश के अंदर और मोदी चुपचाप देखते रहे, यानी कि मोदी चुपचाप सुनते रहे, लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया। अगर एक्शन लेते तो आज मोदी प्रॉब्लम में होती, इंडिया दिक्कत में होता, और मोदी का वो हाल होता जो इंदिरा गांधी का होता, और वही हाल होता है जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का हाल हुआ था। लेकिन मोदी एक सुलझे हुए आदमी है, समझदार आदमी है, जो अपने देश को चलाना जानते हैं, और उनके लिए सबसे और उनके लिए देश सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के लिए अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, ट्रंप के लिए दूसरे देश हैं वो कीड़े मकोड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।